हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का सारे चैप्टर्स, यानी कि पूरा ही क्लास 6 हिस्ट्री का हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स या आप रिवीजन पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपको हर चैप्टर के डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इससे पहले हम क्लास 6 से ज्योग्राफी और सिविक्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। चैप्टर को शुरू करने से पहले पूरी क्लास 6 हिस्ट्री का हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर क्लास 6 हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं। तो हमें पता है जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो पूरी जो क्लास 6 की हिस्ट्री है वो हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, पूरी जो 7th की हिस्ट्री है वो मेडिवल और पूरी क्लास 8th की हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब एंशंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन है, यानी कि इसमें हम कुछ ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या हम एंशंट हिस्ट्री यानी पूरे इस क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। पूरी टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हमारी बुक डिज़ाइन है, सारे चैप्टर डिज़ाइन है, तो आपको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन है। तो हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे वोट में हम क्या जानेंगे, फूड, क्लोथ्स, प्लेसेस, हाउसेस, प्रोफेशंस यानी कि वर्क। ये जो हम बात कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री की, तो यहाँ पर लोगों के क्या फूड थे, क्या वो खाते थे, क्या वो पहनते थे, कहाँ वो रहते थे, उनके घर कैसे थे, प्रोफेशन या क्या काम वो करते थे, तो ये सब हम जानने वाले। अब वेयर की हम बात कर लेते कि कहाँ आखिर लोग रहते थे। तो सबसे पहले जिसके बारे में हमें पता चलता है, जो सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, हंटर गैदरर्स थे, यानी कि उनका कोई ठिकाना नहीं था फिक्स, वो इधर उधर घूमते रहते थे भोजन की तलाश में, जहाँ भोजन मिल जाए वहाँ रहते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, इधर उधर घूमते थे, यानी कि नोमेडिक जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, नोमेडिक वो लोग होते थे। ठीक है, जिनको एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ वो रहते थे, नर्मदा रिवर की बैंक्स पर। ठीक है, इसके बाद फिर हंटिंग गैदरिंग के बाद फिर धीरे धीरे खेती की शुरुआत होती है। तो कब होती है, तो ये जो सुलेमान और किरथर हिल्स हैं, मेहरगढ़ विलेज जिनके अराउंड है। ठीक है, तो ये कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो 8000 साल पहले यहाँ पर खेती की शुरुआत होती है। सबसे पहले ही यहाँ पर मेहरगढ़ विलेज जो है सबसे पहला विलेज था। अब खेती की शुरुआत हो गई तो उसका ध्यान रखने के लिए लोगों को एक जगह सेटल होना पड़ता है, तो विलेजेस भी साथ साथ डेवलप होने लग जाते हैं। एनिमल रियरिंग भी डेवलप होने लग जाती है। और एग्रीकल्चर में सबसे पहले वीट और बार्ले यानी कि गेहूँ और जौ की फसल उगाई जाती थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद और क्या हमें देखने को मिलता है कि और भी जगहों पर खेती होती है, जैसे कि जो गेरो हिल्स है, जो विंध्या हिल्स है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर डेवलप होता है। राइस कल्टीवेशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हंटिंग गैदरिंग होती है, फिर एग्रीकल्चर होती है, फिर उसके बाद आती है सिटी लाइफ। तो अर्लीस्ट सिटीज़ सबसे पहले कहाँ डेवलप होती है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पर। ठीक है, उसके बाद गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पर भी सिटीज़ डेवलप होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें साउथ ऑफ गंगा की, तो वहाँ पर फिर बड़े किंगडम्स भी डेवलप होने लग जाते हैं। जैसे मगध किंगडम की हम बात करते हैं, जो प्रेजेंट है कहाँ पर है, बिहार में है। तो यही हम इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे क्या हम पढ़ रहे हैं। हंटिंग गैदरिंग होती थी पहले, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, फिर सिटी लाइफ आई, फिर किंगडम्स डेवलप होने लगे। तो ये हमने बेसिक से समझ लिया। अब थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि जो इंडिया वर्ड है, जो हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, वो इंडिया कैसे पड़ा आखिर में। तो इंडिया वर्ड आता है इंडस रिवर, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, 2500 साल पहले जो ईरानियर और ग्रीक्स थे, जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ कंट्री में आते हैं, और जो इंडस रिवर की ईस्ट वाली लैंड है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो हमारा इंडिया है, ये नॉर्दर्न इंडिया, तो ये पाकिस्तान वाला एरिया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में ही है इंडस रिवर, यहाँ से फ्लो होती है। तो इसके ईस्ट वाला जो एरिया है, ये जो लैंड है, इसको इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा। ठीक है, भारत वर्ड कहाँ से आता है, भारत भी तो हमारे देश का नाम है। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उन्हें भारत कहा जाता था, जिनका मेंशन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। जो ऋग्वेद कब लिखा गया, आज से 3500 साल पहले।
तो इन्हीं ग्रुप के नाम पर हमारी कंट्री का नाम पड़ता है भारत। अब ये तो हमने जान लिया, अब और थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक। पूरा चैप्टर बेसिक है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। हाउ, कैसे हमें पता चलता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू पता चलता है, इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, जो हैंड रिटन बुक्स होती हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पाम लीफ या बार्क पर जो लिखे जाते हैं। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं। विक्ट्री और ऑर्डर के रिकॉर्ड जनरली हमें देखने को मिलते हैं। अब कैसे, कौन स्टडी करता है आखिर हिस्ट्री को और कौन इसके बारे में लिखता है, तो यहाँ पर आर्कियोलॉजी एक टर्म आती है। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट थ्रू रिमेन्स। जो भी रिमेन्स हमें मिलते हैं, जिन्हें हम सोर्सेज कहते हैं, उनकी स्टडी करके हम पता लगाते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे लोग रहते होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब आर्कियोलॉजी की स्टडी करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो रिमेन्स की स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो इनके बारे में लिखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं हिस्ट्री को, ठीक है। अब हिस्ट्री का जब भी नाम आता है तो डेट्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो डेट्स का थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या आखिर डेट हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेट को, क्योंकि बहुत बार लिखा हुआ आता है BC AD CE, तो इसका मतलब क्या है। तो जो जीसस क्रिस्ट थे, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, उनके बर्थ से डेट्स काउंट की जाती है, यानी कि उनका बर्थ जब हुआ था उसके बाद जितनी भी डेट्स है उनको AD या कॉमन एरा में काउंट किया जाता है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। कॉमन एरा यानी कि जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद वाला समय। उससे पहले की अगर हम बात करें, उससे पहले का जो समय है उसे BC या BCE में, BC यानी बिफोर क्रिस्ट और BC यानी बिफोर कॉमन एरा, इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमें बोला जाए कि 2000 BC, तो इसका मतलब है कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से 2000 पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और AD का मतलब तो हम जानते हैं, अगर कोई साथ में नहीं लगा हुआ है, जैसे 2026 हम लिखते हैं तो हम AD तो नहीं लिखते हैं, तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी क्या होता है कि हम कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है हमारा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि अब एग्जैक्टली हमारा जो इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर्स शुरू होते हैं, तो उसमें हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया कि हंटिंग गैदरिंग के बाद एग्रीकल्चर फिर सिटी लाइफ आती है। अब हम देखें एग्जैक्टली कैसे आती है, एग्जैक्टली कैसे लोग हंटिंग गैदरिंग से जो है फूड ग्रो करने की तरफ यानी एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं। तो टाइम लाइन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो प्री हिस्ट्री की हम बात करते हैं। पूरी जो हिस्ट्री है, पूरा जो हमारा क्या है, पास्ट है, पूरे पास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो देखिए सिंपल सी बात है, पूरे पास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी कि जब हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे। प्री हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है, तो उसको भी 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक। प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो जब हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स तो थे लेकिन हम उन्हें डिकोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड भी है और हम उन्हें डिकोड भी कर पाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर ही आता है एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस टाइम लाइन की, तो प्री हिस्ट्री जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पेलियोलिथिक जो 20 लाख साल पहले से लगाकर 10,000 BC तक माना जाता है, जब लोग क्या थे, नोमेडिक थे, हंटर गैदरर्स थे। फिर मीजोलिथिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10,000 से लगाकर 8,000 BC तक का ये टाइम है, जब क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि पहले बहुत ठंडा क्लाइमेट हुआ करता था, कोल्ड। फिर उसके बाद स्लाइटली वार्म कंडीशंस आती है मीजोलिथिक एज में। न्यूलिथिक की बात करें तो 8,000 BC से 4,000 BC तक का टाइम है, जब एग्रीकल्चर एक्चुअली में शुरू होती है। तो सबसे पहले हंटर गैदरर्स की बात करें तो वाई, आखिर वो घूमते क्यों थे, वाई वर दे ऑन मूव। तो पहला तो रीज़न ऑब्वियसली कि इन सर्च ऑफ फूड, उन्हें जहाँ खाना मिलता वहाँ पर रह रहते थे। फिर एनिमल्स अगर किसी जानवर का शिकार कर रहे तो उसको फॉलो करते करते दूसरे एरिया में चले जाते, वहीं रहने लग जाते। फ्रूट्स की बात करें, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं, तो अलग अलग जगह वो इसलिए भी जाते थे।
और ऑब्वियसली वाटर, क्योंकि पानी हर जगह एक जगह बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। तो वाटर स्कैरसिटी अगर आ जाती है तो वो दूसरी जगह चले जाता है। प्लेस टू प्लेस वो जाते थे तो क्या चीज़ें वो ध्यान में रखते थे, पहला कि पानी उन्हें मिल सके और गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन उन्हें मिल सके, क्योंकि स्टोन से बहुत सारी चीज़ें वो बनाते थे, स्टोन के टूल्स वो बनाते थे। ठीक है, और सोर्सेज की बात करें कैसे में पता चलता है कि उनके लाइफस्टाइल के बारे में, तो हमें टूल्स मिलते हैं स्टोन और वुड के। ठीक है, कुछ बहुत फाइन टूल्स मिलते हैं जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। कुछ एश यानी कि राख के ट्रेसेस भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि फायर की डिस्कवरी भी हो चुकी थी प्री हिस्ट्री में। फायर का यूज़ लाइट के लिए, कुकिंग के लिए, स्केयर अवे एनिमल्स यानी कि एनिमल्स को दूर भगाने के लिए, डराने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अब एग्रीकल्चर की तरफ क्यों आते हैं वो। तो इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं, कब होते हैं? आज से 12,000 साल पहले, यानी कि 10,000 BC में। ठीक है, डेट्स कैसे डिटरमाइन होती है वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्लाइटली वार्म कंडीशंस आती है, ग्रास लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर शुरू होता है। अब एग्रीकल्चर होगा तो एक जगह रहना पड़ेगा तो डेवलपमेंट होगा विलेजेस का। अब विलेजेस बन गए तो साथ में एनिमल रियरिंग भी वो करने लगे थे, पशुपालन वगैरह। ठीक है, इसके एविडेंस की बात करें तो एविडेंस हमें मिलते हैं, और भी एविडेंस जैसे कुछ नए टूल्स भी मिलते हैं, अर्थ एंड पोर्ट्स भी हमें मिलते हैं, मटके वगैरह, ये सब भी हमें सोर्सेस मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें सबसे पहला फर्स्ट जो विलेज था जहाँ पर सबसे पहले गांव का डेवलपमेंट हुआ, मेहरगढ़। ठीक है, जो कहाँ है आप ज़रूर बताएं कमेंट में। अराउंड किरथर एंड सुलेमान हिल्स। एग्रीकल्चर की शुरुआत 8,000 साल पहले यहाँ पर होती है। अर्ली विलेजेस, सबसे पहले यहाँ पर गांव का डेवलपमेंट होता है और यहाँ पर हमें घरों के अवशेष और ब्यूरियल्स यानी कब्रें, ये भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर में हम सिटी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इससे ऊपर थोड़ा सा हम टाइमलाइन यहाँ पर देख लेते हैं। अर्ली सिटीज़ जो थी वो 2700 BC में, जैसे हड़प्पा सिटी डेवलप होती हैं, उसका एंड हो जाता है 1900 BC में। फिर उसके बाद वापस से बीच में क्या आती है, विलेज लाइफ आती है, और वापस से फिर उस विलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद फिर सिटी लाइफ आती है 500 BC में, जिसमें क्या आते हैं, जनपद महाजनपद आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे पहले हंटिंग गैदरिंग होती थी, उसके बाद विलेज लाइफ आती है, विलेज लाइफ के बाद हड़प्पा यानी कि सिटी लाइफ, सिटी लाइफ के बाद फिर विलेज लाइफ और फिर सिटी लाइफ आती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इतना अभी आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर है हमारा इन द अर्लीस्ट सिटीज़। अर्ली सिटीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो है, जो कहाँ पर है, पंजाब वाले एरिया में। जो ये बात है जब पार्टीशन नहीं हुआ था कंट्री का, तो जो पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला जो हड़प्पा है, पंजाब है, वो सेम था। तो 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी, तब उन्हें पकी हुई ईंटें यानी कि बेक्ड ब्रिक्स वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कई सालों बाद लोगों को पता चलता है, आज से 80 साल पहले की बात है, तो आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर आते हैं, देखते हैं और उस जगह को नाम देते हैं हड़प्पन। ठीक है, क्या स्पेशल था उन सिटीज़ के बारे में? उनमें 2 पार्ट्स होते थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल वेस्टर्न पार्ट होता था जो कि छोटा होता था, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, ये छोटा है लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये लोअर टाउन की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट होता था, जो बड़ा होता था लेकिन हाइट उसकी छोटी होती थी। जैसे बड़ा हो गया, लेकिन ये जो सिटी का पार्ट है लेकिन उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ साइट्स हैं, कुछ हम कह सकते हैं प्लेसेस हैं इस हड़प्पा में सिटी लाइफ में। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, जो कि जहाँ पर हमें ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम, वेल सिस्टम देखने को मिलता है, सेपरेट बाथरूम थे हर एक घर में। तो कितना डेवलप्ड यहाँ पर सिटी लाइफ था, आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ और साइट्स जैसे कालीबंगा और लोथल की हम बात करें तो वहाँ पर फायर अल्टार्स यानी कि यज्ञ जहाँ पर होता है वो हमें मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में हमें इलेबोरेटेड स्टोर हाउसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब और वहाँ की लोगों की लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पर क्राफ्ट की बात करें, क्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। जैसे बीड्स हमें मिलते हैं, वेट्स मिलते हैं, ब्लेड्स हमें मिलती हैं, फियंस जो कि एक ब्लू ग्रीन गम होता है वो यहाँ पर हमें मिलता है।
रॉ मटेरियल, ट्रेड भी यहाँ पर शुरू हो गया था। तो ट्रेड के लिए मटेरियल कहाँ से आता था, तो रॉ मटेरियल की बात करें तो कॉपर राजस्थान, ओमान जो कि वेस्ट एशिया में, वहाँ से आता था। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था। गोल्ड कर्नाटका से, और कुछ प्रीशियस स्टोन्स जो होते थे वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था। ठीक है, फूड की बात करें तो वीट बार्ले के अलावा पल्सेस, पीस, राइस, सेसम, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सब भी इंक्लूड हो गए थे उनके फूड में। फ्रूट्स, फिश और एनिमल्स, ये भी उनके भोजन का पार्ट थे, उनकी लाइफ का पार्ट थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और साइट्स, जैसे इंडिया की हम बात करें तो धोलावीरा जो कि कहाँ पे, कच्छ में है। तो वहाँ पर फ्रेश वाटर की वजह से क्या थी, फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, 3 यहाँ पर पार्ट्स हैं, जैसे और बाकी जो एरियाज थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, सिटाडिल और लोअर टाउन, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइड था। और यहाँ पर ओपन एरियाज भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और साइट लोथल की बात करें तो यहाँ पर डॉकयार्ड हमें मिलता है। डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पर गुड्स लोड अनलोड होते हैं। ठीक है, जहाँ पर शिप आती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन और मेटल भी यहाँ पर बनाए जाते थे। अब इसका जो एंड होता है इस सिटी लाइफ का, हड़प्पा सभ्यता का, कैसे होता है, ये एक मिस्ट्री है। आज से 3900 साल पहले, यानी कि 1900 BC में इसका एंड हो जाता है। कैसे होता है वो एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, लेकिन हम प्रेडिक्शन ज़रूर कर सकते हैं। ट्रेड बहुत रेयर होने लगा था, ड्रेनेज सिस्टम ब्रेक हो गया, हाउसेस बहुत छोटे छोटे हो गए, मतलब कहीं पर भी लोग घर बनाने लग जाते थे, इलेबोरेटेड नहीं होते थे घर। रीजंस की बात करें तो हो सकता है कि जो नदी है इंडस रिवर, जहाँ पर ये शहर फले फूले, तो वो सूख गई होगी या उसमें बाढ़ आ गई होगी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो गया होगा, या ओवर ग्रेजिंग हो गई होगी, या रूलर्स ने अपना कंट्रोल जो है वो लॉस्ट कर दिया, इसलिए इसका एंड हो जाता है। अब ये तो मिस्ट्री है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 4 की तरफ, जो है वो बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, यानी किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुक्स में हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर की, ब्यूरियल्स में हम बात करेंगे कि जो कब्रें होती थी जो हमें मिलती है उनसे हमें क्या पता चलता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बुक्स की, तो जो लिटरेरी सोर्सेस है ओल्डेस्ट, वो क्या है, वेद है, हमें पता ही है। जो ओल्डेस्ट वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उनमें से सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेद, जो कि कंपोज किया गया था कब, 3500 साल पहले। ठीक है, ये उस समय कंपोज किया गया था, लेकिन इसको लिखा गया बहुत साल पहले। पहले तो ऐसे ही बोलकर सुनाया जाता था, लेकिन ये लिखा गया सेंचुरीज आफ्टर, और प्रिंट किया गया। प्रिंट कल्चर तो हमें पता है बाद में आता है, तो 200 साल पहले ही इसको क्या किया गया, प्रिंट किया गया। ठीक है, इसके बाद जो इसमें क्या है, हीम्स है। हीम्स का मतलब क्या होता है, सुक्ता या वेल सेड जो होते हैं। ठीक है, तो 1000 से भी ज़्यादा इसमें हीम्स है। और प्रेस ऑफ गॉड, यानी कि देवी देवताओं की प्रशंसा में वो लिखे गए, जैसे अग्नि, इंद्र और सोम, ये मेन गॉड गॉडेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किए गए थे, लेकिन पूरे ही हर पार्ट में ये फेमस है। प्रेयर्स भी इंक्लूड होती थी, जैसे केटल्स के लिए, चिल्ड्रन स्पेशली सन के लिए, हॉर्सेस और चैरियट यानी रथ के लिए, इनके लिए भी इसमें प्रेयर्स इंक्लूड होती थी। रथ के लिए क्यों, क्योंकि रथ, घोड़े उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैटल्स भी उस समय होते थे। बैटल्स का मतलब यानी कि ज़मीन, केटल या वाटर के लिए जो लड़ाइयाँ होती थी उस समय, उसमें चैरियट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। जो लैंड, केटल, वाटर, उसके अलावा लोग भी हमें युद्ध में, अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो हमें लोग भी मिलते हैं, ऑब्वियसली किस लिए, स्लेव के लिए। ठीक है, वेल्थ भी मिलती है, जो लीडर रख लेता है, कुछ कुछ प्रिस्ट को दे देता है, लोगों को दे देता है, और याजना जो यज्ञ वगैरह होते थे उनके लिए भी बचाकर ये जो रूलर्स थे ये रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें बैटल्स में मेनली हमें कौन देखने को मिलता है, मेन देखने को मिलते हैं। कोई रेगुलर आर्मी और उनकी असेंबली यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, ऐसा नहीं था। बस युद्ध होते थे, लेकिन आर्मी नहीं थी फिक्स। लीडर्स की अगर हम बात करें तो स्किलफुल वॉरियर्स और ब्रेव लीडर चूज़ किए जाते थे।
यानी कि हमेशा ही जो राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, अगर वो काबिल है तो ही वो बन पाएगा। ग्रुप्स की बात करें, लोग किस ग्रुप में डिवाइड थे, तो वर्क बेसिस पर प्रीस्ट और राजा दो ग्रुप में लोग डिवाइड थे। प्रीस्ट जो ब्राह्मण्स होते थे जो कि रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, राजा जिनकी कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, राजा इनके रूलर जिनकी कोई कैपिटल सिटी, कोई आर्मी, कोई टैक्स यहाँ पर नहीं होता था। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर टाइम की, तो उस समय जो राजा होते थे कोई आर्मी उनकी नहीं होती थी, कोई कैपिटल सिटी भी नहीं होती थी, कोई टैक्स भी नहीं होता था, आर्मी की कोई रेगुलर सैलरी नहीं होती थी, ऐसा सिस्टम यहाँ पर होता था। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि वर्क बेसिस पर ग्रुप्स का डिवीज़न। अब कम्युनिटीज़ की बात कर लेते हैं, जो आम जनता होती है, तो उसमें जन और विश हमें देखने को मिलती है कम्युनिटीज़, जैसे पुरुजन, भरतजन, यदुजन, यदुविश, भरतविश एंड सो ऑन। अब हम बात कर लेते हैं ब्यूरियल्स की, जिसमें सबसे पहला आता है, एक टर्म आती है मेगालिथ। ये बहुत बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर होते हैं ब्यूरियल्स के लिए। ठीक है, कब्रों के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं पत्थर के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेगालिथ कहते हैं। मेगालिथ की शुरुआत कहाँ से होती है? 3000 साल पहले इसकी शुरुआत होती है। और ये कहाँ पर ज़्यादा प्रेवलेंट थे? डेक्कन वाले एरिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर वाले में, लगभग हर जगह ये फेमस थे। कॉमन फीचर्स की बात करें तो इनमें हमें पोर्ट्स, ब्लैक और रेड वेयर हमें देखने को मिलते थे, आयरन टूल्स देखने को मिलते थे, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट। यानी कि जो कब्रें हैं उनके अंदर ही इंसान जो था जिसकी कब्र है, उसके साथ साथ हमें कुछ और भी चीज़ें, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ यूटेंसिल्स, कुछ टूल्स और कुछ एनिमल्स के स्केलेटन भी मिलते थे। यानी कि वो हो सकता है कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हों। अब इससे, मेगालिथ से, ब्यूरियल से हमें सोशल डिफरेंस के बारे में क्या पता चलता है कि वहाँ पर सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था, क्योंकि कुछ ब्यूरियल्स के साथ स्पेशल चीज़ें मिलती थी, बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिलती थी, गोल्डन सिल्वर कॉइन भी मिल सकते थे, लेकिन कुछ के साथ तो बहुत कुछ भी नहीं मिलता था। तो ऑब्वियसली सोशल डिफरेंस, यानी रिच पुअर का जो आज सिस्टम होता है वैसा ही सिस्टम होता होगा। अब एक और यहाँ पर जगह का नाम आता है इनाम गांव, जहाँ पर ऑक्यूपेशन कब था? 3600 से 2700 साल पहले। ठीक है, और वहाँ पर जो एडल्ट्स होते थे जिनको ब्यूरीड किया जाता था स्ट्रेट, और उनका हेड रखा जाता था नॉर्थ की तरफ, हाउस के अंदर ही उनका ब्यूरियल होता था। और वेसल्स भी हमें देखने को यहाँ पर मिलते थे, वेसल्स यानी बर्तन भी कुछ साथ में हमें देखने को मिलते थे। इसके अलावा इनाम गांव से हमें और भी जानकारी मिलती है विलेज लाइफ के बारे में, जैसे सीड्स, वीट, बाले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, सेसम सीड, ये सभी सीड का हमें एविडेंस मिलता है। बोन्स, केटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग, डॉग, टर्टल, बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स हमें मिलती हैं। फ्रूट्स की बात करें, बेर, आमला, जामुन, डेट्स और भी डैश डैश डैश, हमें बहुत सारे फ्रूट्स के एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका चैप्टर कवर हो चुका होगा, आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं 5th चैप्टर की तरफ। 5th चैप्टर है हमारा किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अब हमने सिटी लाइफ की बात कर ली, फिर उसके बाद वापस से विलेज लाइफ आ जाती है, वैदिक एज और ब्यूरियल्स की हमने बात कर ली। अब उसके बाद किंगडम्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है। जैसे अगर हम बात करें 3000 साल पहले जो राजा बनते थे वो सेक्रीफाइसेस करके बनते थे, जिसे अश्वमेध इज़ एन एग्जाम्पल। अश्वमेध में क्या होता था कि जो रूलर है प्रेजेंट, वो अपना एक जो हॉर्स होता था उसको फ्रीली छोड़ देता था उसके एक एजेंट के साथ, उसके एक व्यक्ति के साथ। तो होता क्या था कि वो जो घोड़ा है वो हर जगह घूमता रहता था। अगर कोई दूसरे एरिया का रूलर उस घोड़े को पकड़ लेता है तो राजा के साथ उसका युद्ध होगा और जो जीतेगा वो राजा बनेगा। अगर जो राजा हैं वो उस घोड़े को पास होने देते अपने राज्य से, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट जो राजा है जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उसको पावरफुल मानते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर क्या होता था, फिर अश्वमेध जो यज्ञ होता था उसमें जो राजा थे जिन्होंने घोड़े को जाने दिया, पास होने दिया, उनको इनवाइट किया जाता था और ये परफॉर्म किया जाता था सारे रिचुअल्स वगैरह। अब यहाँ पर कुछ जो लोग थे उनको इन रिचुअल से वंचित रखा जाता था। जैसे अगर हम बात करें, वर्ण सिस्टम यहाँ पर था। सबसे पहले
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण यहाँ पर थे। ब्राह्मण की बात करें तो जो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, वेदास और सेक्रीफाइसेस ये करवाते थे, गिफ्ट भी रिसीव करते थे। क्षत्रिय की बात करें तो जो बैटल्स फोर्ट करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। वैश्य की बात करें तो जो कॉमन पीपल हम कह सकते हैं, जैसे फार्मर, हर्डर्स और ट्रेडर्स। और शूद्रास को जो सर्वेंट होते थे, जो इन तीनों की क्या करते थे, इन तीनों को सर्विस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब जो राजा बनता था वो कहाँ का राजा बनेगा, तो जनपद का वो राजा बनता था। जनपद का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि ऐसी लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन, जहाँ पर लोगों ने अपने पाँव रखे और वहाँ पर सेटल हो गए, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो जनता जहाँ पर रहती है। फिर इस जनपद के सेटलमेंट्स की बात करें तो पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन उत्तर प्रदेश, अतरंजी खेड़ा इन उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ एरियाज़ हैं, ये कुछ सेटलमेंट है जो जनपद के अंदर आते थे उस समय। ठीक है, हर्ट्स, केटल्स, क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, अर्थन पोट, ये सब चीज़ें हमें एविडेंस के तौर पर मिलती हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता करने के लिए। हर्ट्स भी यहाँ पर होते थे, केटल्स में भी होते थे, क्रॉप्स भी यहाँ पर होती थी बहुत सारी, शुगर केन भी यहाँ पर उगाया जाने लगा था। अर्थन पोट्स भी हमें मिलते थे रेड और ग्रे कलर के। ठीक है, अब जनपद के बाद कुछ जो जनपद थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे समय के साथ, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो इम्पोर्टेंट होने लगे तो उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनकी कैपिटल सिटी होती थी, फोर्टिफिकेशन इनमें होता था, इनकी किले बने होते थे, बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी, आर्मीज़ होती थी जिनकी सैलरी होती थी, और यहाँ पर क्या चलते थे, कॉइन्स चलते थे उस समय। टैक्स भी यहाँ पर लगने लगा था क्योंकि फोर्ट बनाने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए उनको पैसे तो चाहिए। तो क्रॉप्स, क्राफ्ट गुड्स, हर्डिंग, हंटर सभी के ऊपर टैक्स लगता था। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जैसे आयरन प्लोशेयर का यूज़ होने लगा, ट्रांसप्लांटिंग पैडी यानी कि जैसे प्लांटेशन हम कहते हैं काइंड ऑफ, तो जैसे पौधे तैयार किए जाते हैं फिर उनको दूसरे खेत में या रोपा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ट्रांसप्लांटिंग पैडी जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं महाजनपद के, जैसे मगध। तो मगध एक महाजनपद जो कहाँ था, गंगा और सोन रिवर की पास में था। ठीक है, एक बहुत बड़ा किंगडम था। रिवर जो थी वो काई में हेल्प करती थी ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर में, और रिवर है, पानी है तो फर्टाइल लैंड भी होती थी, फॉरेस्ट भी होती थी। मतलब जो पूरा एम्पायर है, पूरा किंगडम है, हमें पता है कि किंगडम होता है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि केवल घर ही घर होंगे, ऑब्वियसली फॉरेस्ट एरियाज़ भी होंगे और भी एरिया होंगे, रिवर भी होगी। तो रिवर की हमने बात कर ली, यूज़ क्या होता था। फॉरेस्ट की बात करें तो एलिफेंट फॉरेस्ट में होते थे तो उन्हें आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता था। वुड हमें मिलती थी तो हाउस, कार्ट्स, चैरियट्स इनसे बनाए जाते थे। अब माइंस भी होती थी आयरन ओर की, जहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे। कुछ पावरफुल रूलर्स की बात करें मगध किंगडम की तो बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, ये कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ पावरफुल रूलर्स थे। अर्ली कैपिटल की बात करें तो राजगीर, जो कि वर्तमान बिहार में है राजगीर, ये अर्ली कैपिटल थी। लेकिन बाद में क्या हो जाती है, पाटलिपुत्र, जो कि पटना का प्राचीन नाम है, एंशिएंट नेम ऑफ पटना, तो वो बाद में मगध की कैपिटल बन जाती हैं। सेम अगर हम बात करें वज्जी की, मगध एक महाजनपद था लेकिन वज्जी एक क्या था, रिपब्लिक था, एक गण था। ठीक है, कैपिटल क्या थी इसकी, वैशाली, जो कि बिहार में है। डिफरेंट टाइप की यहाँ पर गवर्नमेंट थी, गण या संघ होता था, यानी कि यहाँ पर एक रूलर नहीं होता था, बहुत सारे रूलर्स होते थे, बहुत सारे राजा होते थे, सभी को राजा कहा जाता था। असेंबलीज होती थी, विमेन भी यहाँ पर होती थी। विमेन और दास और कर्मकार ये एक्सक्लूडेड थे, यानी कि ये जो थे, ये विमेन, दास, कर्मकार, इनको असेंबलीज में या किसी भी कार्य में इंक्लूड नहीं किया जाता था। ये कब तक चले, वज्जी जो संघ था ये लास्टेड टिल अबाउट 1500 साल
1500 ईयर्स अगो। बहुत लंबे समय तक ये चलते हैं, मतलब कि कुछ कुछ हमले होते हैं, आक्रमण होते हैं, लेकिन जैसे अगर हम बात करें अजात शत्रु, इसके द्वारा इनको डिफीट कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे संघ बच जाते हैं। तो रिमेनिंग जो संघ थे उनको गुप्ता एम्पायर जब आता है, गुप्ता रूलर्स के द्वारा कॉन्कर कर लिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो है हमारा न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। यानी कि जब हम बात करें एंशंट हिस्ट्री की, तो यहाँ पर हम अभी तक राज्य, राजाओं, इनकी बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या चल रहा था वहाँ पर, तो इसके अलावा कुछ जो व्यक्ति थे वो कुछ प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कोई नए नए प्रश्न यहाँ पर उठ रहे थे, फिलोसॉफिकल बातें हैं ये सब। ठीक है, ये फिलोसॉफी का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है यहाँ पर। तो ये कुछ प्रश्न यहाँ पर लोग आते हैं, कुछ विचारक आते हैं। जैसे अगर हम बात करें बुद्ध की, तो जिनका नाम सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध भी जिन्हें हम कहते हैं, जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, जिनका जन्म हुआ था आज से 2500 साल पहले, और ये एक क्षत्रिय थे। जो वज्जी रिपब्लिक के बारे में हमने पढ़ा, तो ऐसे ही एक शाक्य गण से ये थे। ठीक है, बहुत यंग एज में ही इन्होंने सारा कंफर्ट छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल जाते हैं। इनको इनलाइटमेंट कहाँ मिलता है? अंडर द पीपल ट्री ऑफ एट बोध गया इन बिहार। बोध गया जो कि बिहार में, वहाँ पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, वहाँ पर ये अपना पहला उपदेश देते हैं। और इनकी ये कब पास हो जाते हैं? कुशीनगर में ये पास हो जाते हैं, पास अवे एट कुशीनगर। इन्होंने काय के बारे में बताया, क्या इन्होंने शिक्षा दी? तो थर्स्ट यानी तृष्णा के बारे में बताया। मॉडरेशन का पाथ अपनाने की सलाह दी। काइंड, रिस्पेक्ट, कर्मा यानी कर्मा का हमारा फल होता है, हमें इसी जन्म में भोगना होता है। ऐसे बहुत सारे विचार इन्होंने दिए। और प्राकृत लैंग्वेज में ये अपने उपदेश देते थे ताकि सभी इनको समझ सके। ठीक है, सेम अगर हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद क्या है? ये टेक्स्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट है। ये कुछ फिलोसॉफिकल बातें हमें देखने को मिलती है। उपनिषद का मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द गुरु। ठीक है, इसमें हमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्जेशन देखने को मिलता है, डायलॉग फॉर्म में ये है। थिंकर्स की बात करें तो थिंकर्स यहाँ पर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सोच रहे थे, सेक्रीफाइसेस क्यों किए जाते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल इनके मन में उठ रहे थे और वह इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। समथिंग परमानेंट, इन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ तो परमानेंट है, जैसे हमारी जो आत्मा है और जो ब्रह्म है वो एक ही है, सोल और यूनिवर्सल सोल एक ही है। ठीक है, जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो मेनली क्या थे? मेन थे ब्राह्मण्स या राजास होते थे। विमेन थिंकर्स भी थी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी। और कुछ एक्सेप्शन की बात करें जैसे सत्यकामा जबाला, तो एक पुअर पीपल थे। जैसे हमने देखा कि मेन थे, अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन एक पुअर व्यक्ति सत्यकाम जबाला, जिनको गौतम जो कि एक टीचर थे, गुरु थे, उन्होंने स्टूडेंट की तरह एक्सेप्ट किया और ये बहुत फेमस हुए सत्यकाम जबाला। बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पर हमें शंकराचार्य के भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमने एक फ़िलोसॉफी बुद्धिज़्म की बात करी। सिमिलरली एक और फिलोसॉफी है जैनिज़्म। ठीक है, जिसके फाउंडर कौन है? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर कौन है? वर्धमान महावीर, जिनका जो मैसेज है उन्होंने स्प्रेड किया 2500 साल पहले। वो कौन थे? महावीर स्वामी। क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छवी के राजकुमार थे। लिच्छवी पार्ट ऑफ वज्जी संघ। ठीक है, 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। 12 साल की लोन लाइफ, कठोर तपस्या के बाद इनलाइटमेंट इन्हें मिलता है। डॉक्ट्राइन इनका जो सेम नीति हम कह सकते, प्रिंसिपल क्या था कि लीव होम, अहिंसा का पालन करो, ऑनेस्टी और सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, इनके फॉलोवर्स जो थे जैनास जिन्हें कहा जाता था, सिंपल लाइफ होती थी उनकी, बेगिंग करते थे वो फूड के लिए, जिन्हें भिक्षु कहा जाता था। अब महावीर की टीचिंग की बात करें तो वो रिटर्न कब हमें मिलती है? 1500 साल पहले। कहाँ पे मिलती है? वल्लभी, गुजरात में। ठीक है,
अब संघ की हम बात कर लेते हैं। संघ जो थे वो जो भी घर को छोड़ देते थे, जैसे कि हमने देखा कि बुद्ध और जैन दोनों ने घर को छोड़ दिया, तो ऐसे जो बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, तो उनके लिए संघ बनाए जाते थे, उनके ग्रुप्स होते थे, ठीक है। और जो संघ होते थे उनके रूल भी होते थे। जैसे बुद्धिस्ट संघ की बात करें तो विनय पिता का एक बुक है जहाँ पर इसके हमें रूल्स मिलते हैं। सेपरेट ब्रांचेस होती थी मेन वीमेन के लिए, सिंपल लाइफ होती थी, मेडिटेशन होता था और फूड के लिए बेगिंग करनी होती थी। मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल, कोई भी लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता तो उसको सेटल करने के लिए भी मीटिंग्स होती थी। अब विहार की बात करें तो विहार भी बनवाए जाते थे। विहार यानी कि मोनास्ट्रीज या मठ जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो इनको महसूस हुआ परमानेंट शेल्टर की नीड, तो इसीलिए इन्होंने बनाए विहार, ठीक है। ऐसे तो ये उपदेश देते जगह जगह चले जाते थे, लेकिन इन्हें महसूस हुआ कि परमानेंट शेल्टर भी होना चाहिए। तो ये जो लैंड होती थी किसी के द्वारा डोनेटेड भी हो सकती थी। अब बुद्धिज़्म की अगर न्यू फॉर्म की बात करें, महायान बुद्धिज़्म, जिसमें क्या स्पेशल है, ठीक है। यहाँ पर बुद्धा के स्टेचू हमें देखने को मिलते हैं, ये फीचर्स है ना इस ये जो महायान बुद्धिज़्म के स्टेचू, और बोधिसत्वा जो कि जिन्होंने इनलाइटमेंट अटेन कर लिया हो उनमें बिलीफ, तो ये कुछ फीचर्स थे महायान बुद्धिज़्म के। बढ़ते हैं हम 7th चैप्टर की तरफ, जो क्या है हमारा फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। अब हमने बात कर लिया किंगडम की पिछले चैप्टर में, अब हम बात करते हैं कि किंगडम से एम्पायर कैसे बनता है, राज्य से साम्राज्य कैसे बनता है। साम्राज्य जो एम्पायर होता है वो लार्जर होता है और उसकी आर्मीज़ भी बड़ी होती हैं। तो एम्पायर का एग्जाम्पल लेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर मौर्य एम्पायर, जो कि 2300 साल पहले बना था, जिसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। सिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी सिटीज़ आती थी, पाटलिपुत्रा इसकी कैपिटल थी, तक्षशिला जो कि गेटवे था नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और उज्जैन की बात करें तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, क्योंकि ये एक रूट था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऑन द रूट था। कुछ पार्ट्स जो थे वो फॉरेस्ट भी थे, विलेजेस भी थे, है ना। साम्राज्य में तो सब कुछ आ जाता है। डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट लैंग्वेज, फूड और क्लॉथ हैबिट्स हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर रूल कैसे होता था, रूलिंग द एम्पायर। अब एम्पायर बहुत बड़ा है तो यहाँ पर रूल करने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफरेंट होगा। तो अराउंड पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल सिटी थी, वहाँ पर एम्पायर का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। टैक्स कलेक्शन, पनिशमेंट, मैसेंजर, स्पाइस, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि टैक्स कलेक्शन भी होता था, जो नहीं देगा, जो कानूनों का पालन नहीं करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। मैसेंजर्स भी होते थे रूलर के, एम्पायर के। स्पाइस यानी गुप्तचर भी होते थे एम्पायर के। रॉयल प्रिंस जो थे वो कभी कभी गवर्नर की तरह भेजे जाते थे जगह जगह। और रोड्स और रिवर पर कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस था, यानी कि रोड और रिवर पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे एम्पायर्स। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टैक्स के लिए, ट्रिब्यूट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते। टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या डिफरेंस है? टैक्स कभी भी लिया जा सकता है, मतलब टैक्स रेगुलर बेसिस पर लिया जाता है, और ट्रिब्यूट कभी भी लिया जा सकता है। अब मौर्य एम्पायर की हम बात करें तो मौर्य एम्पायर का नाम ले और अशोक का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर है अशोका, जिनका मैसेज इंस्क्रिप्शन के थ्रू इन्होंने लोगों तक पहुंचाया। प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अब इनका जो वॉर है कलिंगा वॉर, कलिंगा जो कि एंशिएंट नेम है कोस्टल ओडिशा का, तो कलिंगा वॉर बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, वॉयलेंस, ब्लड शेड इन वॉर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कोई फाइट नहीं करेंगे। जब कलिंगा में युद्ध किया अशोक ने, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें दयनीय स्थिति लोगों की देखने को मिली, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं कोई लड़ाई आगे नहीं करूँगा, और उन्होंने धम्म को अपना लिया। धर्म जिसे हम कहते हैं, जो कि क्या है, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। कोई वर्शिप या कोई सेक्रीफाइस नहीं है, बस एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। ये बुद्धा की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इन्होंने अपने ऑफिशियल अपॉइंट किए धम्म महात्मत्य जिसे कहते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपॉइंट किए ऑफिशियल्स। स्प्रेड सीरिया, इजिप्ट, ग्रीक, यहाँ तक इनका जो उपदेश है, जो धर्म के विचार हैं, वो स्प्रेड होते हैं। इनका बेटा महेंद्र और डॉटर संघमित्रा श्रीलंका में जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। अशोक के जो मैसेज है वो
क्या है, इंस्टेड ऑफ अननेसेसरी रिचुअल्स वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स एंड बी काइंड। यानी कि हम जो अननेसेसरी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही दिखावे के लिए कुछ भी रिचुअल्स, उसके बजाय ज़रूरी होगा, बहुत अच्छा होगा कि अगर हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों के प्रति काइंड रहें। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। बढ़ते हैं 8th चैप्टर की तरफ। चैप्टर 8 है गाइस हमारा विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। ठीक है, अब ये जो मौर्य एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा, तो ये जो चैप्टर है 8, इसमें हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट रूलर जो था मौर्यन एम्पायर का बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है बाय मौर्य जनरल पुष्यमित्र शुंगा। यानी कि मौर्य एम्पायर का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? मौर्याज में से ही एक व्यक्ति था, मौर्याज का जनरल था पुष्यमित्र शुंग, उसके द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और शुंग डायनेस्टी की यहाँ पर स्थापना होती है। सब कॉन्टिनेंट बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेंट्रल पावर वीक होगी तो ऑब्वियसली छोटे छोटे पार्ट में जो कंट्री है, सब कॉन्टिनेंट है, वो डिवाइड हो जाएगा। पॉलिटिकल यूनिटी डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है, पोस्ट मौर्यन एम्पायर हम क्यों बढ़ रहे? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो थे। ये हमारा जो मैप है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ये जो हमारा इंडिया था, यहाँ पर कौन कौन सी एरिया में मौर्य एम्पायर के बाद रूल कर रहे थे, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी। ठीक है, मौर्यास के बाद शुंग डायनेस्टी आती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुंग डायनेस्टी आती है, जिसको कण्वास के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि शुंगा को हराकर फिर कण्वा डायनेस्टी आ जाती है। फिर इंडो ग्रीक्स आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक्स आते हैं, जिनको शकाज ने डिफीट कर दिया, तो फिर शक आ जाते हैं। फिर कुषाण्स आ जाते हैं। ठीक है, कुषाण्स कहाँ है, ये हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जो कि मोस्ट पावरफुल थे। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से सबसे पावरफुल कौन थे? कुषाण्स, और इनका इम्पोर्टेंट रूलर है कनिष्क। इसके बाद सातवाहन्स आते हैं, कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर आते हैं। ठीक है, शकाज कहाँ है? ये रहे। 500 सालों तक शकाज ने रूल किया, 400 सालों तक सातवाहन्स ने रूल किया। शकाज को डिफीट किया जाता है सातवाहन के द्वारा। ठीक है, आई होप ये सब आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब साउथ में बात करें तो चेर, चोल, पांड्या ये यहाँ पर रूल कर रहे थे 2200 से 1800 साल पहले। फिर उसके बाद पल्लव्स और चालुक्य आते हैं 1500 साल पहले, यानी कि पहले चोल, चेर, पांड्या आते हैं, उसके बाद पल्लव्स और चालुक्य आते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जो अर्ली समय में कॉइन्स चलते थे वो कौन से थे? पंच मार्क्ड कॉइन थे, जो बहुत सालों तक चले, 500 सालों तक उनका यूज़ होता रहा। विलेज की बात करें तो विलेज में एग्रीकल्चर का ज़रूर नाम आता है। तो एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हो रहा था? आयरन टूल्स का यूज़ होने लगा था, जैसे आयरन प्लो का। इरिगेशन की बात करें तो टैंक, वेल, आर्टिफिशियल लेक्स बनने लगी थी। ठीक है, आयरन टूल्स का स्टार्टिंग तो 3000 साल पहले हो गया था, लेकिन ये पॉपुलर कब होते हैं? 2500 साल पहले। ठीक है, विलेज पीपल की बात करें तो साउथ इंडिया में जो वेलालार, उझावर और आदिमई होते थे, जिन्हें कदैसियार भी कहा जाता, ये क्या है? कैटेगरीज है। ये क्या होते थे? वेलालार जो होते थे वो बहुत काइंड ऑफ हम कह सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। उजावर एकदम मिडिल क्लास के होते थे, और आदिमई और जो कदैसियार होते थे वो क्या होते थे? सर्वेंट या पीजेंट या ऑर्डिनरी पीपल होते थे। सिमिलरली नॉर्दर्न इंडिया में भी यही कैटेगरीज होती थी। नाम क्या, बस नाम में डिफरेंस, जैसे कि ग्राम भोचक, गृहपतिज और दास या कर्मकार जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्राफ्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो ब्लैक स्मिथ, पोर्टर, कारपेंटर, वीवर, ये क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे गांव में। सिटीज़ की बात कर लेते हैं तो सिटीज़ में मथुरा का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि कहाँ पर था? एट क्रॉस रोड्स ऑफ 2 मेजर रूट्स। ठीक है, मथुरा 2 मेजर रूट्स के बीच में आता है। ठीक है, मथुरा कहाँ पे आता है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फोर्टिफिकेशन होता था यहाँ पर। श्राइन्स यानी कि कुछ पवित्र स्थान देखने को मिलते हैं। फाइन स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। 2000 साल पहले ये सेकेंड कैपिटल बनता है कुषाण्स का। ठीक है,
और एक रिलीजियस सेंटर तो है ही मथुरा, वर्शिप ऑफ कृष्णा के लिए फेमस है और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी यहाँ से हमें मिलते हैं। क्राफ्ट की बात करें सिटीज़ में, तो सिटीज़ में भी क्राफ्ट की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं, एक्सट्रीमली फाइन पोट्री जिन्हें NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी वाराणसी और मदुरई में, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन जो होते थे, जो क्राफ्ट करते थे, उनकी कुछ श्रेणी यानी ग्रुप होते थे, एसोसिएशंस होते थे, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी गुड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रेड ऑर्गेनाइज होता था और बैंक्स की तरह भी कभी कभी वर्क करते थे, ठीक है। अब अरिकामेडु की बात करें जो कहाँ पर है, पुदुचेरी, ठीक है। अरिकामेडु बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पर गुड्स अनलोड होते थे। अरिकामेडु एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पर गुड्स अनलोड होते थे, ठीक है। मेसिव ब्रिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसे हम वेयर हाउस कहते हैं, और यहाँ पर पोट्री हमें देखने को मिलती है, एम्फोरा और एरिटाइन। एम्फोरा जो जार्स होते थे और एरिटाइन जो स्टेम रेड ग्लेज्ड पोट्री होती थी, ठीक है। रोमन लैम्प्स यहाँ से हमें मिले हैं, ग्लास वेयर जेम्स मिले हैं, डाइंग वेट्स और बीड्स बनाने के एविडेंस मिलते हैं फ्रॉम प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास। तो बहुत सारे एविडेंस हमें मिलते हैं, यानी कि अरिकामेडु इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस, ठीक है। अब ट्रेड की हम बात कर लेते हैं कि ट्रेड का क्या सिचुएशन था यहाँ पर। तो ट्रेड एंड ट्रेडर्स साउथ इंडिया में गोल्ड, स्पाइसेस स्पेशली पेपर, प्रीशियस स्टोन्स का व्यापार होता था। पेपर जो था उसका रोमन एम्पायर में ब्लैक गोल्ड की तरह वैल्यू किया जाता था और रोमन गोल्ड कॉइन्स हमें साउथ इंडिया में मिलते थे, यानी कि रोमन एम्पायर और इंडिया यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रेड भी उस समय था, ठीक है। एडवांटेज ऑफ द मानसून यानी कि जो समुद्री यात्राएं होती थी तो उसमें मानसून का एडवांटेज ट्रेडर्स लिया करते थे। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, अब ये जो कोस्टल एरियाज है जैसे साउथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर संगम लिटरेचर, संगम पोम्स में हमें मूवेंदर वर्ड का वर्णन मिलता है। मूवेंदर का मतलब होता है 3 चीफ्स, तो 3 चीफ यानी चोल, चेर, पांड्यास के बारे में हमें जानने को मिलता है संगम पोइम से, संगम लिटरेचर से, जो कि बहुत पावरफुल थे 2300 साल पहले, ठीक है। हर एक किंगडम के 2 सेंटर होते थे पावर के, यानी कि 2 इसके, तो 6 सेंटर में से 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, पुहार और मदुरई। कोई टैक्स नहीं होता था, केवल गिफ्ट और ट्रिब्यूट यहाँ पर पे करना होता था, ठीक है। 200 साल बाद क्या होता है कि सातवाहन इन वेस्टर्न इंडिया, सातवाहन आ जाते हैं वेस्टर्न इंडिया में। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि इम्पोर्टेंट रूलर है सातवाहन का, और सातवाहन के रूलर्स को लॉर्ड ऑफ दक्षिणपथ कहा जाता है। ये जो दक्षिणपथ, ये जो आप इंडिया का मैप बनाएंगे, जो साउदर्न इंडिया में बनाते हैं, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे दक्षिणपथ कहा जाता है। तो लॉर्ड ऑफ दक्षिणपथ यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर ये करते थे, इनके कंट्रोल में था, तो लॉर्ड ऑफ दक्षिणपथ किसको कहा जाता है? सातवाहन रूलर्स को। इम्पोर्टेंट रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी। कुषाण्स की बात करें तो इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक आई हो आप समझ आ चुका होगा। चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। तो अब नए एम्पायर की बात करते हैं। तो मौर्य एम्पायर के बाद एक बड़ा एम्पायर आता है गुप्ता एम्पायर, जिसका फाउंडर की अगर हम बात करें, पूरा डायनेस्टी का फाउंडर कहाँ से शुरू होती है? श्रीगुप्त से शुरू होती है। उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिससे एम्पायर का फाउंडर माना जाता है, क्योंकि यहाँ से एक्सपांशन एक्चुअली में शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त सेकेंड, फिर कौन आता है? कुमारगुप्त आता है, ठीक है। लास्ट जो स्ट्रॉन्ग रूलर था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। और लास्ट रूलर बिल्कुल जहाँ पर एंड हो जाता है वो कौन था? विष्णुगुप्त। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मुगल एम्पायर की हम बात करें तो लास्ट पावरफुल रूलर था औरंगज़ेब, उसके बाद भी और सक्सेसर्स थे लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं काय की। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त को टाइटल काय का उसने एक्सेप्ट किया था? उन्होंने महाराजाधिराज। और इनके बारे में हमें जो इलाहाबाद में अशोकन पिलर है वहाँ की इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है,
क्या पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में? इनकी प्रशस्ति जो है वो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है काव्य के रूप में। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति का मतलब जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है, जिससे हमें उस राजा के बारे में पता चलता है, ठीक है। और इनकी जो मदर थी वो कौन थी? लिच्छवी से थी, कुमारा देवी। और पिता तो हमें पता ही है इनके फादर कौन थे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ये वीणा बजाते थे, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है इनका, स्पेशल बात है कि वीणा प्ले करते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कौन से रूलर थे, ऐसे कौन से राजा थे जो कि वीणा प्ले करते थे? तो कौन थे? समुद्रगुप्त थे, ठीक है। समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़ की बात करें, अदर रूलर के टूवर्ड्स उनकी क्या पॉलिसीज़ थी, तो उनकी प्रशस्ति से, इनके इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। जैसे अगर हम बात करें थोड़ा और इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं, आर्यवर्त की। ये आर्यवर्त कहाँ पर है? ये वाला एरिया, ठीक है। आर्यवर्त के जो 9 रूलर्स थे उनको क्या किया गया? अपरूटेड, उखाड़ दिया गया। दक्षिण पथ के जो 12 रूलर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये दक्षिण पथ के जो रूलर्स थे इन्होंने सरेंडर कर दिया और इनको अगेन रूल करने की परमिशन मिल गई। इन्होंने सरेंडर कर दिया तो फिर राजा ने कहा कि आप वापस से रूल करिए, इनको वापस से परमिशन दे दी। अगर असम, बंगाल, नेपाल, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया की बात करें, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की, तो यहाँ पर जो रूलर्स थे, जो व्यक्ति थे, वो इन्हें ट्रिब्यूट पे करते थे, इनके ऑर्डर फॉलो करते थे, कोर्ट में अटेंड होते थे। फोर्थ अगर हम बात करें, जो डिसेंडेंट्स थे कुषाण्स और शकास के, ठीक है, कुषाण्स और शकास के डिसेंडेंट वो कहाँ थे? ये रहे। और श्रीलंका के रूलर्स, तो ये क्या करते थे? अपनी डॉटर्स को ऑफर करते थे मैरिज के लिए, जैसे हम स्वयंवर वगैरह होता है ना, ऐसा ही सिस्टम था। तो वो अपनी डॉटर्स को लाते थे विवाह करवाने के लिए कि आप हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए, ऐसा। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जिन्होंने शकास को डिफीट किया और इज अ मार्क ऑफ विक्ट्री। विक्रम संवत की शुरुआत होती है 58 BCE में, ठीक है। अब सॉरी फॉर द मिस्टेक, पोस्ट गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, साउथ में पल्लव्स और चालुक्य आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पोस्ट गुप्ता के बारे में, प्रभाकर, जो कि प्रभाकर कौन थे? हर्षवर्धन और राजवर्धन के पिताजी थे। राजवर्धन उनका एल्डर। ये किस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं? वर्धन डायनेस्टी की, पुष्यभूति डायनेस्टी भी जिसे कहा जाता है। तो थानेसर का रूलर था इनका बड़ा बेटा, प्रभाकर का बड़ा बेटा राजवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन छोटा बेटा था। हर्षवर्धन के बारे में हमें इनकी बायोग्राफी जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरिता, उससे पता चलता है। अब हुआ क्या कि जो इनका ब्रदर इन लॉ है, किंग ऑफ कन्नौज, डिफीटेड बाय बंगाल रूलर्स, यानी बंगाल के रूलर्स किंग ऑफ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं और उसे डिफीट कर देते हैं। तो अब हमारे जीजा जी को डिफीट करोगे तो हमें गुस्सा आएगा, तो रिवेंज बाय हर्ष मगध और बंगाल में कब्जा कर लेता है। ट्राई टू क्रॉस नर्मदा, लेकिन डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य रूलर था। नॉर्थ में वर्धन डायनेस्टी थी, साउथ में पल्लव और चालुक्य थे। तो क्या होता है कि जो वर्धन डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं तो राजवर्धन एल्डर था, लेकिन क्या होता है कि इनके जो जीजा जी हैं उन पर कौन आक्रमण कर देता है? बंगाल के रूलर आक्रमण कर देते हैं और हर्षवर्धन का रिवेंज लेता है। और फिर जब नर्मदा को क्रॉस करने की बारी आती है तो वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हरा दिया जाता है, ठीक है। पल्लव और चालुक्य की भी थोड़ी बात कर लेते। तो पल्लव की कैपिटल थी कांचीपुरम और एरिया इनका कहाँ से कहाँ था? कांचीपुरम से लगाकर कावेरी डेल्टा तक। चालुक्य की बात करें तो ऐहोल इनकी कैपिटल थी, जो कि इम्पोर्टेंट सेंटर भी था। और एरिया की बात करें तो रायचूर दुआब से लेकर रायचूर दुआब, जो कहाँ पर है? कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में। इम्पोर्टेंट रूलर चालुक्य रूलर कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड, जिनकी प्रशस्ति लिखी गई रवि कीर्ति के द्वारा।
एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ यहाँ पर पोस्ट होती थी। महादंडनायक जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, कुमार अमात्य जो कि इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे, संधि विग्रही का जो कि वॉर पीस के मिनिस्टर होते थे, नगर श्रेष्ठी चीफ बैंकर या मर्चेंट होते थे, सारथवा जो कि लीडर होते थे, लीडर्स ऑफ मर्चेंट एंड कारवांस, प्रथमा जो कि प्रथमा कुलिका ये एक पोस्ट है जो कि चीफ क्राफ्टमैन होते थे, ठीक है। इफेक्टिव बट ट्राई टू सेटअप इंडिपेंडेंट किंगडम, यानी कि पोस्ट डिसाइड करना इफेक्टिव तो रहा, लेकिन जैसे इनको पावर मिल जाती है तो ये जैसे ही रूलर इनको लगता है वीक हो रहा है तो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने की ये कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइयन की बात करें तो फाइयन चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में शासनकाल में भारत आया था। हेनशांग हर्षवर्धन के रूल के समय भारत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में। आर्मी की बात कर लेते हैं तो आर्मी जो होती थी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी। एलिफेंट, चैरियट्स, कावलरी सोल्जर्स होते थे। मिलिट्री लीडर्स होते थे जिन्हें सामंत कहा जाता था, जो कि कई बार इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश भी करते थे। असेंबलीज की बात करें, यानी कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है गाइस। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सभा होती थी, असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स और असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स, ठीक है। जो ब्राह्मण थे उनके लिए सभा और जो ब्राह्मण नहीं थे उनके लिए ऊर। नगरम की बात करें तो ये मर्चेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता था फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रोड, टेम्पल, यानी कि ये सभा और ये सब मिलकर क्या करते थे, जैसे पंचायत वगैरह होती है ना, ऐसे ये मीटिंग्स होती थी। ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें कैसे जानने को मिलता है तो कालिदास की अगर हम बात करें, जिनका प्ले है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी दिखाई गई है, उसमें हमें किंग जो है वो संस्कृत में बात करते हुए बताए गए हैं और ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत में बात करते थे। यानी कि संस्कृत उस समय कौन यूज़ करते थे, जो रूलर्स होते थे वो संस्कृत में बोलते थे और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो प्राकृत में बोलते हैं। उसके अलावा जो फाइयन जो यहाँ पर विदेशी आता है ग्रिम, तो वो यहाँ पर जब आते हैं तो वो प्लाइट कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स यहाँ पर हमें बताते हैं कि बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पर लोगों की, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, यह हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 10 बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स। अब यहाँ पर पोस्ट गुप्ता की हम बात कर लेते हैं। गुप्ता के बाद क्या चल रहा था, तो यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। गुप्ता पीरियड को, गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है। आयरन पिलर की बात करें तो जो मेहरौली दिल्ली में है 1500 साल पहले बनाया गया था, जिसकी हाइट 7.2 मीटर और वेट 3 टन है, जिस पर इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, चंद्र नाम का वर्णन मिलता है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो गुप्ता पीरियड से हो। इसकी स्पेशल बात क्या है कि इस पर अभी तक रस्टिंग कोई भी नहीं लगी है, ठीक है। अब हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के अंदर 3 तरह की आती हैं, आर्टिफिशियल केव्स, टेम्पल्स और स्तूपास। आर्टिफिशियल केव की बात करें जो रॉक से को काट काट कर बनाई जाती है और इनको स्कल्पचर और पेंटिंग से डेकोरेट किया जाता है। टेम्पल की बात करें तो स्पेशली विष्णु, शिव, दुर्गा, इनकी हमें देखने को मिलते हैं मंदिर, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता दुर्गा के, ठीक है। मंदिर में 3 पार्ट होते थे। गर्भगृह जहाँ पर मेन मूर्ति होती थी भगवान की, शिखर जो उसके ऊपर होता था, ठीक है, गर्भगृह के ऊपर जो होता था, और मंडप जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते थे। एग्जाम्पल की बात करें महाबलीपुरम, एहोल, जो एहोल क्या था आप ज़रूर बताएगा। इस स्तूपा की बात करें तो इसके अंदर बॉक्स रखा जाता था, जिसको रेलिक कास्केट कहा जाता था, ठीक है, जिसमें क्या होते थे, रिमेन्स होते थे, बॉडीली रिमेन्स बुद्धा और उनके फॉलोवर्स के। मड और बेक्ड ब्रिक्स से कवर किया जाता था। फिर क्या किया जाता था, प्रदक्षिण पाथ भी यहाँ पर बनाया जाता था परिक्रमा करने के लिए। स्कल्पचर होते थे, एग्जाम्पल की बात करें तो ऑब्वियसली सांची में है और अमरावती में भी कुछ हमें स्तूप देखने को मिलते हैं। पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स में हमें अजंता केव्स में पेंटिंग मिलती हैं, जो कि इतने विविड कलर हैं कि अभी तक हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे सुंदर कलर हमें दिखाई देते हैं। बुक्स की बात करें तो तमिल एपिक्स हमें मिलते हैं, शिलप्पादिकरम और मणिमेकलम। शिलप्पादिकरम जो कि आइलेंगो के द्वारा लिखा गया 1800 साल पहले, और सत्ताना के द्वारा लिखा गया 1400 साल पहले मणिमेकलम। इसके बाद संस्कृत एपिक्स की बात करें तो पुराण, महाभारत और रामायण, पुराण और महाभारत व्यास महर्षि वेदव्यास के द्वारा और रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई।
बुक्स की बात करें तो आर्यभट्ट जो कि एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उनकी बुक हमें मिलती है आर्यभट्टियम, जिसमें मैथ्स साइंस के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। ऐसे फॉर्मूला जो आज भी वैलिड हैं। अबाउट डे नाइट एक्लिप्सेस यानी ग्रहण के बारे में और सरकमफ्रेंस के बारे में बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें मिलते हैं। अदर बुक्स की बात करें, अदर व्यक्तियों की, तो वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, ये कुछ और इम्पोर्टेंट पीपल यहाँ पर थे। उसके बाद चरक संहिता जो कि चरक के द्वारा लिखी गई, सुश्रुता संहिता जिसमें मेडिसिन सर्जरी के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स उस समय लिखी गई। मंदिरों का निर्माण हुआ, बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो आई होप पूरा चैप्टर पूरी क्लास का आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगली क्लास के वीडियोस के साथ। अगर आपको और भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।